सकते हैं। इस्लामिक नेटो बनने की तैयारी हो रही है, यानी यूरोप वाला नेटो तो टूट रहा है, और जो अमेरिका और यूरोप के बीच में इख्तलाफात पैदा हुए हैं उससे तो बिल्कुल टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुस्लिम मुल्कों में कुछ नेटो की बात हो रही है, क्या वो कोई कामयाब तजर्बा हो पाएगा, वो उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा कुछ पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से कई अहम खबरें हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। सईद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। आपने वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। ये मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो, ये क्या चीज है? क्या क्या कुछ होने वाला है? उधर तो जंग हो रही है, ईरान अकेला लड़ रहा है उन इसराइल और अमेरिका से, लेकिन उससे ना लड़ने वाले लोगों का नेटो बन रहा है। ये क्या चीज है? जी जी, बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। ये खबर अब जो है वो इंटरनेशनल मतलब सतह पे सर्कुलेट कर रही है। इंडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है, और वो जाहिर सी बात है कि क्यों नहीं है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल में और इकोनॉमिक टाइम्स में, ये सब अमेरिका के अखबार हैं जहां पे इसकी इसकी चर्चा हो रही है। और ये चर्चा इसलिए हो रही है कि अमेरिका जो ईरान का वॉर है उससे ये जाहिर तो हो गया है कि अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। उनके जो 13 बेसिस हैं, वो 13 बेसिस बहुत जबरदस्त तरीके से हिट किए गए हैं। और उसके बाद अमेरिका का की ये हालत हो गई है कि अब वो फिर से अपनी वो क्रेडिबिलिटी जो कि ब्रिटिश हुकूमत ने 1922 के बाद से स्टैब्लिश की थी मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, और उसके बाद 1947 या 1950 के बाद जो है अमेरिका उसके रिप्लेसमेंट में आ गया था, वो फॉल आउट हो गया है। अब जो है कोई भी देश जो है वो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है कि वो उसको सिक्योरिटी दे। तो उसके साथ साथ जो ईरान और इसराइल और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, इसके पीछे जो है एक पेशरफ चल रही है, और वो पेशरफ ये है कि हमें अपनी सिक्योरिटी बनानी होगी, जो इस्लामिक देशों की सिक्योरिटी है। उसमें जो जो बड़ा किरदार निभा रहा है वो पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश की है वो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, जिसके पास उसके पास मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटीज है, और उसको इफेक्टिवली वो मतलब यह है कि इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा जो उसके पास परमानेंट एसेट है वो न्यूक्लियर पावर। वो खुद न्यूक्लियर पावर है, सारी दुनिया जानती है। तो ये तो पाकिस्तान का अपना एसेट है। टर्की जो है वो इसके अंदर शामिल है, क्योंकि टर्की जो है वो एक यूरोपियन मुल्क है, और उसकी बहुत पुरानी जो है मतलब डिफेंस कैपेबिलिटीज है। और ये, और आपको मालूम होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो है टर्की ने जो है एक बड़ा जहाज कराची पोर्ट में भेज दिया था और पाकिस्तान की मदद कर रहा था। उसके बाद सऊदी अरेबिया है, जो कि सबसे बड़ा मतलब फंडर है या मतलब रिसोर्सफुल कंट्री है। वो पाकिस्तान के साथ उसने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। अब इसी खीमे में जो है वो कतर भी आ गया। तो ये चार ममालिक मिलकर करके एक डिफेंस सिक्योरिटी बना रहे हैं, और ये नेटो के आर्टिकल 5 के तरह का होगा, जिसमें ये क्लॉज होगा कि एक के भी कंट्री के ऊपर अगर हमला होगा तो ये चारों कंट्री मिलके उस जंग को लड़ेंगे। और इनके जो हरीफ हैं या इनके जो जो मुखालिफ हैं, वो तो आप भी जानते हैं, अमेरिका एक है, दूसरा इसराइल दो है। अब इसमें किसी तरह से माने या ना माने, हम तो भारतीय हैं, लेकिन थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से अगर आप उस खीमे में हैं तो भारत भी इन तीनों के साथ है। अमेरिका, इसराइल और भारत का एक एक्सिस बन रहा है, और ये इस्लामिक कंट्री का एक्सिस बन रहा है। तो ये तो हकीकत है जिसको हम ठुकरा नहीं सकते हैं। अब एक इनपुट और दे देता हूं, उसके बाद इस चर्चा को खत्म करता हूं। यही काम जो है जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था अपने कार्यकाल में, जब वो प्रधानमंत्री थे। उनका एक विजन था, उनका ये कहना था कि जैसे रशिया और अमेरिका की सुपरियोरिटी है वर्ल्ड के ऊपर, उस टाइम चाइना जो है उतना बड़ा नहीं था, या रशिया वो उतना बड़ा नहीं था, जो कि एक थर्ड पावर था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो की स्कीम थी कि पूरे मतलब इस्लामिक कंट्री को एक साथ इकट्ठा करके वर्ल्ड सुपर पावर हम बनाएं, जिससे कि हम पूरे दुनिया पे जो है हम कंट्रोल कर सकें। ये उसका एम्बिशन था। दूसरा उसका एम्बिशन था, जो कि पूरा हो गया, कि पाकिस्तान को जो है न्यूक्लियर स्टेट बनाए। और ये दोनों चीजें जो हैं वो अमेरिका को पसंद नहीं थी, ना ही उसको। तो इस्लामिक पावर को तोड़ने के लिए उसने सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर दिया,
और इस्लामिक लीडरशिप को फिर से सऊदी अरेबिया के पास लेके चले गए। और सऊदी अरेबिया ने ये पूरा जो इस्लामिक संगठन है उसको तोड़ दिया। और उसने, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस है, और वो फाइनेंशियल क्राइसिस या तो अमेरिका पूरा करता है या फिर सऊदी अरेबिया पूरा करता है। तो अब ये जो परिप्रेक्ष्य है इसके अंदर ये फिर से नया डेवलपमेंट हो रहा है। और वो तो काफी आइडियलिस्टिक था उस टाइम, तो वो सब थ्रेट परसेप्शन थे नहीं। अब गल्फ में जो मेन जो थ्रेट है वो इसराइल से है, और इसराइल के पसे पुष्ट जो है अमेरिका है, और उसके साथ साथ जो है मतलब इंडिया आ जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये अभी हम लोग देखेंगे कि काफी डिप्लोमेटिकली लेवल पे काफी काम हो रहा है, काफी मतलब पेशरफ्त हो रही है। अब ये कब फाइनली दुनिया के सामने आएगा और इस पे संगठन पे संधि होगी कि, और उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो ये हम लोग देखेंगे और फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे। जी इस इस्लामिक नेटो के बारे में एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, अगर आपके पास जवाब हो तो जवाब दे दीजिए, लेकिन मैं दर्शकों के सामने ये सवाल जरूर छोड़ना चाहता हूं, वो ये कि इस वक्त में जबकि अमेरिकन एलाइज की ईरान बुरी तरह से पिटाई कर रहा है, ऐसे वक्त में इन मुल्कों का नेटो जैसी कोई चीज बनाने का काम अगर कोई शुरू हो रहा है, ये सारे अमेरिकन एलाइज हैं। ऐसा तो नहीं है ईरान के खिलाफ ये एलाइज को तैयार किया जा रहा हो, इजराइल तो सब बहाना हो। ईरान के खिलाफ एक तो जैसे जीसीसी तैयार किया गया था 1980-88 के बीच, जो ईरान इराक जंग हुई थी, सब सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रहे थे। ये कोई अमेरिका के प्लान पर अमल तो नहीं है। ये एक सवाल है, अगर आपके पास कोई जवाब हो तो बताइए, नहीं तो ये लोगों के मेरे बीच में ये पास सवाल। बहुत बहुत, नहीं नहीं, ये लोगों के बीच में मेरे सवाल भी है, क्योंकि ऐसा कोई अगर पैक्ट बनता है तो उसमें ईरान का शामिल होना लाजमी है। क्योंकि ईरान अभी जो है इस जंग के बाद तो उभर के आया है, उसका कद बहुत बड़ा है। और अगर इस्लामिक लीडरशिप का कोई हकदार है, और अगर हकदार नहीं भी है तो बराबरी का तो हिस्सा रखता ही है, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ हो, चाहे टर्की के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या कतर के साथ। तो इस पूरे संगठन में इस्लामिक जो रिपब्लिक है ईरान की, अगर वो शामिल हो जाए इसमें और वेट बढ़ जाएगी। तो देखिए हाँ, मेरे पाकिस्तान और ख्याल से ईरान ये के तो ये अच्छे ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर ये चार मुल्क ईरान को भी शामिल करने की बात करते हैं तो यह है ईमानदारी की कोशिश, और अगर ईरान को शामिल करने की कोशिश नहीं करते तो ये अमेरिका के कहने पर इकट्ठे होंगे ताकि ईरान का मुकाबला आगे किया जा सके। ये एक सवाल है जो हम शायद यहीं छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके बाद मैं अगली खबर पर चलना चाहता हूं। मोदी जी ने इस जंग के दौरान लोगों को कहा है अपने खर्चे कम कीजिए, अपनी जिंदगी सादा कीजिए, बहुत सी चीजों पर एक तरह से उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की है। इसे कैसे देख रहे हैं, इसके क्या मानिए? भारत जैसे बड़े देश में किन किन चीजों से मोदी जी रोकेंगे, क्या देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो उन्होंने ऐलान किया है उस पे मीडिया पे और सोशल मीडिया में तो बहुत चर्चे हो चुके हैं, और हम लोग फिर उसी बात को दोहराएं तो कोई बात बनती नहीं है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि देखिए, मोदी जी और इंडिया की जो इकोनॉमिक हालत है वो इस गल्फ वॉर से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई है। और अभी जो है वो डॉलर और जो रुपीस की जो 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 वो है वैल्यू है वो 95 रुपीस हो गई। अब हर चीज जो है, जो तेल का है, आज ही मैं अपने गांव से बता रहा हूँ कि जो मैं मोबिल ऑयल खरीदता था 2200 रुपए में या 2400 रुपए में, 300 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। और वो ये कह रहा है कि ईरान वॉर की वजह से हुआ है। अब हम लोग तो खेती वाले लोग हैं, हम लोग तो किसान लोग हैं, तो हम लोग तो आश्रित ही हैं मोबिल पे और डीजल पे, और जो ये ऑयल है, इंजन ऑयल है, ये उन सब की बढ़ोतरी होगी। अब इसके आगे मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी हिंदुस्तान के पास 60 दिन का रिजर्व है, और 60 दिन के रिजर्व के बाद क्या होगा ये मैं आपको मंजर बता रहा हूं। और ये मंजर ये होने वाला है कि जैसे नोटबंदी में लोग जो है त्राही त्राही मच गए थे, बैंक के सामने लाइन लगाए हुए थे, और कुछ की मौत भी हो गई है, यही मंजर अल्लाह अल्लाह बचाए कि ये मंजर कहीं हम लोगों को देखने को ना मिल जाए। और उसके बाद अगर ये मंजर हो जाएगा गैस सिलेंडर का और इसका उसका, तो हिंदुस्तान में इनकलाब आ सकता है। जैसे बांग्लादेश में आया था, जैसे नेपाल में आया था, ये वही स्थिति मोदी जी
जो है भारतीयों को फिर से देंगे और फिर वो अपना दुखड़ा रोएंगे कि हमने तो मतलब ये है कि बहुत कोशिश की लेकिन हम इसको रोक नहीं सके, इसलिए कि। लेकिन फिर यहाँ पे बात आती है कि आप इसराइल क्यों गए थे? हम्म। हम्म। आप इसराइल क्यों गए थे? और इसराइल में जो आपने कथन किया था, उसी का तो ये नतीजा हिंदुस्तानियों को भोगना पड़ रहा है। हम्म। अब देखिए, रशिया ने जो है वो तेल देने से इनकार कर दिया है कंसेशनल रेट्स पे, हम्म। और मार्केट रेट से ऊपर जो है वो तेल मिलेगा रशिया को। और उसमें रशिया ने कहा है कि हम सोचेंगे कि हम किस भाव पे देते हैं। गल्फ की जो कंट्रीज हैं, खासकर जो खाड़ी है अमरूज की, वहां पे जो है वो तेल बंद है। तो ऑल्टरनेटिव तो मोदी जी ने खुद बंद कर दिया भारतीयों के लिए। हम्म। अब भारत जो है मोदी है, बीजेपी मोदी है, क्या हिंदुत्व मोदी है, क्या है? तो ये ये तो जो देखिए, सूरत हाल है, ये मैं 2 महीने। अमेरिका के दबाव में भारत ने 2009 में, मैं याद दिलाता हूं लोगों को, पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन एक प्रोजेक्ट था, उससे 2009 में अमेरिका के दबाव में भारत पीछे हटा। 2019 में ईरान से तेल लेना बंद किया अमेरिका के दबाव में। और अब मुझे लगता है कि अडानी एंड कंपनी किस्म के लोग जो हैं अब सरकार से जरूर कहेंगे कि भाई ईरान से मामला सीधा करो, हॉर्मुज उनके हाथ में है। और जब हमारी आपकी बात हो रही है, अब्बास अराक्ची भारत में है, क्या कुछ हो रही है मुलाकातें, क्या कुछ ईरान से रिक्वेस्ट की जा रही है, वो शायद अगले 1-2 दिन में सामने आएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम चलते हैं भारत के देखिए, इमीडिएट पड़ोस इसमें के। इसमें मैं जी। एक लाइन में जोड़ देता हूँ हाँ। कि एक लाइन इसी इसी चर्चे में जोड़ देता हूँ कि मोदी साहब ने इसराइल में जाके कथा कथित कह दिया हम्म। कि मैं इसराइल का दुश्मन हूँ, हिंदुस्तान इसराइल का दुश्मन है। हम्म। तो ईरान कैसे इंडिया को दोस्त मान ले? हम्म। 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 अब आप एक तरफ तो पीठ में छुरा, मतलब पीठ में नहीं, सीने पे छुरा आपने ईरान के ऊपर मारा है, और दूसरी तरफ जो है अब उससे मिन्नत समानत कर रहे हैं कि दे दो हमें पेट्रोल। तो हम्म। एक एक नॉर्मल सी बात है कि ईरान किस तरह से उस लाइन में आएगा। अब इंडिया ये भी कहेगा कि नहीं, हमने गलती कर दी, मोदी साहब ने के मुंह से स्लिप हो गया, वो कहना कुछ और चाहते थे कि हम तो ईरान के दोस्त हैं। तो ये सब बातें तो पहलावे की बातें हैं ना, ये बिल्कुल बिल्कुल। इरिवर्सिबल है। ये ये एक तरह चीजें से जो है इरिवर्सिबल। एक बहुत बड़ा ब्लंडर एक लीडर ने किया, जिसका पूरा देश जो है वो खमियाजा भुगतने के लिए मजबूर है। अब मैं चलना चाहता हूं भारत के इमीडिएट पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों के साथ पानी के बंटवारे पर कुछ मामला जो है वो गड़बड़ा रहे हैं। क्या कुछ है? देखिए, इस सरकार के आने के बाद ये हुआ कि पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात और खराब होते चले गए। पाकिस्तान से तो अक्सर ऊंच नीच होती रहती है। बांग्लादेश जैसा मुल्क, जिसको बनाने में भारत का अहम रोल था, वो भी अब हमसे जरा दूर होने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान के नजदीक। अब ये क्या है? एक तो पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर और बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर, ये तनाजात कैसे हैं, क्या कुछ है? जी जी, ये तनाज़ा जो है, जो इंडस वाटर ट्रीटी का, अभी तक वो सुलझा नहीं है। और पाकिस्तान जो है उसको पनिश करने के लिए वो जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले पुलवामा, वो जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम अबेयंस में रखते हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तान तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुका था, क्योंकि ये चीजें 1 साल से चल रही। अभी जो ताजा खबर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान पहुंचा है इस ट्रीटी को लेकर। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो आप जानते हैं, बिग फाइव जो 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 कंट्रीज हैं, और वो जो डिसाइड करेंगे वही दुनिया को माननी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये है कि ये बिग फाइव में किसको इंडिया मनवाएगा? रशिया को मनवा लेगा अपनी तरफ, या चाइना को मनवा लेगा अपनी तरफ, या फिर उधर ब्रिटेन को मनवा लेगा अपनी तरफ, या अमेरिका को मनवा लेगा तरफ। तो ये देखना है। और पाकिस्तान किस तरह से मनोवर करेगा? आप तो जानते हैं इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान और अमेरिका के क्या रिलेशनशिप है। तो अगर पाकिस्तान और अमेरिका की बात आएगी, तो क्या अमेरिका इंडिया के साथ देगा? रशिया और पाकिस्तान के क्या रिलेशनशिप है वो भी आप जान रहे हैं, और चाइना और पाकिस्तान के क्या रिलेशनशिप जान रहे हैं। अब इसमें कौन वीटो करेगा? ब्रिटेन वीटो करेगा। अब ये देखना है कि ये ट्रीटी जो है वहां पहुंच गई है। और अभी जो ये जो जो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में बात किया था ऑपरेशन सिंदूर की,
तो वो 7 तारीख को इंडिया में उसका सेलिब्रेशन या उसका जो भी है विक्ट्री और ये वो जो है राजनाथ सिंह और ये सब जो है चल रहा था। अब 9 या 10 के दिन जो है वो पाकिस्तान का में उसका रिस्पॉन्स हुआ, और उनके जो शरीफ हैं जो DG आइशपार हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर ये ट्रीटी का कोई भी समाधान नहीं निकलेगा तो हम तो मिसाइल मारने वाले हैं ट्रीटी इंडस वाटर पे, हम्म। और हम इंडस वाटर को जो है जो डैम है उसको हम ध्वस्त कर दें। ये हम्म। ऐलानी ऐलानी जंग है, अब हम्म। भारत को जो करना है कर। हम्म। तो ये तो उन्होंने बाकायदा बड़े ही मतलब कहते हैं कि जारहाना अंदाज में जो है भारत को चैलेंज किया है। और उसके बाद जो है काफी जो है वो जो जो उनका जो जो ऑपरेशन हुआ था इंडिया के अगेंस्ट में वो उसके लिए जो है वो काफी प्रेस स्टेटमेंट्स आए। उनके जो डिफेंस अटैची जो लोग हैं सरबराह हैं हम्म। उसमें फौजी भी हैं, उसमें एयरफोर्स के भी हैं, इन लोगों ने बाकायदा बताया कि कैसे कैसे हमने उसमें किया। अब उसमें जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने एक ये कहा कि हर साल इस विक्ट्री को पाकिस्तान कहता है कि हम इसमें विक्ट्री किया है, हम्म। उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे हर साल। हम्म। और उसके लिए उन्होंने उसका जाबाज हक कुछ करके एक मार्का नाम हक। भी दिया है, मार्का जो हक। ये हाँ मार्का हक। मार्का हक। हाँ। जी, वो उसको सेलिब्रेट उर्दू करेंगे। में, उर्दू में मार्का जो है वो जंग को कहते हैं, हक तो जाहिर है जस्टिस। यानी वो अपनी तरफ से ये दावा कर रहे हैं कि हमने इंसाफ के लिए जंग लड़ी थी, उसे मार्का हक के तौर पर हर साल याद किया जाएगा। तो ये भी बड़ी अजीब बात होती है जब दो मुल्कों में लड़ाई हो और दोनों जीत का दावा करें, तो जो तीसरे मुल्कों में बैठे हुए लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो जाती है समझने की कि कौन जीता कौन हारा। जाहिर है दोनों दावे अपने अपने कर रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें जो एक फाइनल चीजें हैं कि आसिम मुनीर जो हैं इसी बात को लेकर के बाकायदा एक मिलिट्री ट्रूप के सामने उन्होंने एक तकरीर की, और मैंने जो उसको ऑब्जर्व किया तकरीर में तो बहुत सारी बातें बोली, वो पूरे मिलिट्री आन बान शान में थे। हम्म। कम से कम 15 या 20 मेडल जो है उन्होंने अपने सीने पे लगाए हुए थे, और 5 स्टार जो है उनके ऊपर था, और उसके बाद वो टोपी भी पहने हुए थे। बच्चे पहचान भी नहीं रहा था कि ये आसिम मुनीर है कि कोई और है। टोपी जो है बिल्कुल बाकायदा फौजी के अंदाज में लगी हुई थी, और वो बिल्कुल मतलब फील्ड मार्शल के रूप में जो है वो नमूदार थे सामने। और उन्होंने जो खास बात कही है जो मुझे मतलब बहुत सारी बात कही कि हमने ऐसे पछाड़ा, ऐसे ऐसे हमने तोड़ा फोड़ा जो भी कुछ किया, लेकिन उन्होंने जो एक खास बात की है जो हम अपने सामईन को बता देते हैं। उन्होंने कहा कि अब जंग जो है वो जल सेना, थल सेना और वायु सेना पे नहीं सीमित है। ये सब 100 साल पुराने मिलिट्री स्ट्रेटजी है। हम्म। अब 5 डोमेन इसमें और ऐड हो गए। हम्म। अब वो टोटल जो डोमेन है जिसपे फाइट होती है जंग में वो 8 है, ना कि 3 है। वो हम्म। 3 वाले जो थे वो 100 साल पहले थे। अब ये जो 5 डोमेन है इसमें पाकिस्तान ने बहुत तरक्की कर ली है, और इसको किसी को कैच करना बहुत बहुत मुश्किल है। उसका नाम उन्होंने बताया साइबर वॉरफेयर, मिसाइल वॉरफेयर, डोमेन और ड्रोन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हम्म। और इसी तरह से 5 डोमेन उन्होंने बताए हैं, और सैटेलाइट वॉरफेयर। तो ये बड़ी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि अब जो जंगें जीती जाएंगी वो किसके पास कितनी मिलिट्री है और किसके पास कितना एयरक्राफ्ट है और कितना किसके पास नेवी है, उससे नहीं जीती जाएंगी, बल्कि ये 5 डोमेन किसके पास है। और ये डोमेन जो है पूरे कंप्यूटराइज्ड है। हम्म। हम्म। एक कमरे से ही लड़ सकते हैं पूरी जंग। इसके लिए आपको 1-2 लाख की फौजें खड़ी नहीं करनी होगी। तो ये बिल्कुल। बात मुझे ये समझ में आई। अब तो डिजिटल एक तरह से जंग का जमाना आ गया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस ईरान और अमेरिका इजराइल जंग में भी, अरे साहब हिजबुल्लाह ने $300 का, सिर्फ $300 का, यानी तकरीबन 30,000 से कम रुपए का एक ड्रोन चला रखा है जिसमें मरकावा टैंक तक खत्म किए जा रहे हैं। और वो ड्रोन बाकायदा वीडियो भी लेता है और मारता भी है बड़े बड़े टारगेट्स को। तो वाकई ये जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने बताया कि अब कई डोमेन और बढ़ गए हैं, और जिसमें अमेरिका और इजराइल ये सब भी पीछे रह गए ईरान से, तो तकरीबन उसी तरफ इशारा उन्होंने किया। अच्छा, इसके अलावा एक अमेरिका का कोई थिंक टैंक है
जिसने इंडिया पाकिस्तान जंग की पॉसिबिलिटी बताई है, वो क्या चीज है, वो खबर क्या है? जी जी, वो स्टिमसन इंस्टीट्यूट है जिसमें वो वॉशिंगटन में है। अब मैं अपने सामाइन को छोटी मुंह बड़ी बात कहना चाहता हूँ। मैं जब मैं वॉशिंगटन में था तो मैं जूरी होटल में ठहरा हुआ था, और उसी के ठीक सामने रोड के उस पार ये स्टिमसन इंस्टीट्यूट है। और वहाँ हमारे एक दोस्त हैं ऑस्ट्रेलियन, ब्रूस वॉगन उनका नाम है, वो वहाँ काम करते थे। वो ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी कर रहे थे। उनसे अभी भी हमारी मतलब ये है कि ईमेल पे बात होती थी। तो वो हमको उन्होंने दावत दिया था, तो हम रोड के इस पार और रोड के इस पार तो हम लोग गए थे। और वहाँ एक राउंड ऑफिस के अंदर जो है वो हमने लिया था। तो मैं अपनी याददाश्त को फिर से मतलब वो कर रहा हूँ। तो वहाँ की एक कोई खातून है, वहां पर सब रिसर्चर लोग हैं। स्टिमसन इंस्टीट्यूट का यही काम है कि वो पूरे दुनिया के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं, और खित्ता उन्होंने बांट लिया है। और उसमें कुछ लोग जो हैं वो क्लुगनर करके हैं, वो साउथ एशिया के एक्सपर्ट हैं। उन्हीं के नीचे ये रिसर्च कर रही है खातून। तो ये स्टिमसन इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग अभी जो है वो खतरे से बाहर नहीं है, और कभी भी फिर कोई स्पार्क हो सकता है। और जो खतरा बना हुआ है पहले से, वो इस बार जो जंग होगी वो बहुत लिथल होगी और बहुत ही भयानक होगी। और इसकी समझदारी के लिए उन्होंने दोनों लीडरशिप को कहा है कि इस लाइन पे जो है आप नहीं जाइए, इस रास्ते पे वहीं जाइए, क्योंकि वो मुल्क की तबाही होगी। लीडरशिप तो अपना वो मतलब ये है कि पहलगांव के अटैक पर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। तो ये बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने ये मतलब इनको तंबी की थी, इंडियन लीडरशिप को और पाकिस्तानी लीडरशिप को, कि जंग का कोई हासिल नहीं है, और जंग जो है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन लेके आती है, तबाही लेके आती है, और कुछ नहीं करती है। और हर जंग के बाद जो है मुज़ाकरात होते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, वो कहीं ना कहीं जाके मुज़ाकरात से ही निकलेंगे बात। हम्म। आउटराइट विक्ट्री नहीं हो सकती है कि हमने फतेह कर लिया। वो फतेह जो होता है, वो फतेह बहुत वो मिडिवल टाइम में है कि वो जाकर के पूरे टैंक और तोप और पूरे कंट्री को जो है हमने सरेंडर करवा दिया, और उसके बाद उसके ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया। वो सब जमाना चला गया। तो ये जो स्टडी है, ये इसी बात की निशानदेही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इससे पहले कि कोई जंग की ऐसी हालात बने। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब अमेरिका इस कंडीशन में नहीं है कि वो जंग को रुकवा सके, और कोई भी पावर ऐसी इस कंडीशन में नहीं है जो सुपर पावर ग्लोबल पावर है कि जंग को रुकवा सके। तो उनका ये कहना था कि इस रास्ते पे बहुत ज्यादा तबाही है। तो यही स्टडी है जी। यानी एक खतरे का इशारा आया है कि जंग हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच।